नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। भारतीयत्व चैनल की तरफ से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है क्षितिज। दोस्तों, भारतीयत्व चैनल है भारत देश के तत्व को समझने की, भारत के इतिहास को समझने की और आज के वर्तमान और भारत के भविष्य के बारे में भी चर्चा करने की। भारतीयत्व चैनल है भारतीयत्व को परिभाषित करने की भी। और आपको पता है, इस पर हम भारत से जुड़े विभिन्न प्रोग्राम लेते रहते हैं। ऐसा ही एक विशेष प्रोग्राम आज हम लेने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ है डॉक्टर कुमार आशुतोष जी। तो कुमार आशुतोष जी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर कुमार आशुतोष पेशे से डॉक्टर हैं, फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं, यानी पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, ये उनकी विशेषता है। ये 1966 से अमेरिका में रहते हैं, पर इनका भारत से जुड़ाव है और भारत के इतिहास के बारे में वो बहुत गहरी समझ रखते हैं, क्योंकि उनके पिता खुद एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनका पूरा परिवार कहीं न कहीं भारत में समाजसेवी संस्थाओं के साथ में, समाजसेवी आंदोलनों के साथ में, सामाजिक राजकीय आंदोलनों के साथ में जुड़ा रहा है। तो उनकी एक गहरी समझ भारत के इतिहास को लेकर भी है और स्वतंत्रता संग्राम, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको लेकर भी एक अ, उनका गहरा अध्ययन है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, हिंसा ज़्यादा प्रभावी होती है या अहिंसा? ये विषय हम इसकी एक शुरुआत अगर करते हुए मैं बोलूँ, कि जब हम भारतीयत्व कहते हैं, भारत के तत्वों की बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सिंबल या उसका मूर्तिमंत उदाहरण कोई होगा, तो हम सारे समझ सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जी हैं। और महात्मा गांधी जी के जो 2 मुख्य तत्व थे, जिनके बारे में वो बोलते थे, वो था सत्य और अहिंसा। अब सत्य को लेकर तो उनके जो विरोधी लोग हैं, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। भले ही वो विरोधी लोग सत्य के भी खिलाफ होते हैं और असत्य की बात हमेशा करते हैं। पर उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत ज़्यादा सत्य के खिलाफ नहीं करते। पर अहिंसा के खिलाफ बहुत बोला जाता है। अहिंसा के खिलाफ एक दुष्प्रचार भी किया जाता है एक तरह से। तो यही आज के हमारे चर्चा का विषय है और इस दुष्प्रचार का एक बहुत बड़ा तरीका ये होता है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली, भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, वो अहिंसा के कारण नहीं मिली, गांधी जी के कारण नहीं मिली। अगर गांधी जी नेतृत्व नहीं करते या अहिंसा का तत्व हम नहीं लेते स्वतंत्रता संग्राम में, तो शायद हमें बहुत जल्दी स्वतंत्रता मिल जाती। तो डॉक्टर कुमार आशुतोष जी, पहला सवाल मेरा यही है कि इस बात पर आपका क्या मत है, जो इस तरह का मत आज फैलाने की बहुत कोशिश भारत में हो रही है, काफ़ी फैलाया भी गया है। इसमें ज़रा-सा नज़र दौड़ रही है आप, ऐसी बात नहीं है कि हिंसक आंदोलन हुए नहीं। हिंसक आंदोलन बहुत बार हुए और सब के सब बुरी तरह असफल रहे। पहली बात मैं जैसे कि 1800 नहीं 1763 की बात करें अगर, जबकि अवध, दिल्ली और बंगाल इन तीनों सेनाओं ने मिल कर के बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। बिल्कुल हार गए और हार गए ऐसा-वैसा नहीं, उसके बाद इस तरह से हारे कि 1763 से लेकर के 1804 तक सारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का पूरी तरह कब्जा हो गया। तो ये तो असफल रही। दूसरा संग्राम 1857 में हुआ, जिसमें कि काफ़ी सुनियोजित योजना थी। बहुत से राजा, महाराजा, रजवाड़े उसमें शामिल थे और सशस्त्र युद्ध था। उसमें भी बुरी तरह पराजय हुई और जैसा आप लोग को मालूम ही है कि 1857 के बाद ऐसी हार हुई कि अगले 40 साल तक छू तक नहीं हुई अंग्रेजों के खिलाफ। और फिर गदर पार्टी का आप जानते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका से शुरू हुआ। उन लोगों ने हिंदुस्तान में आकर के फौजी लोगों को मिलाना चाहा अपनी तरफ और उनकी भी लड़ाई हिंसात्मक लड़ाई थी, वो भी बिल्कुल पूरी तरह सफल रही। और अगर हम हिंदुस्तान के बाहर नजर दौड़ाएं, जो कि
मनुप्रयुक्त नहीं होगा, तब देखेंगे कि आयरलैंड में 1600 समथिंग में शुरू हुई, 1605 के आसपास उन लोगों को अंग्रेजों से आजादी संधि के द्वारा हुई 1922 में 300 साल लगे। पैलेस्टाइन का जो आंदोलन चल रहा है इजराइल से, सशस्त्र आंदोलन है, आज पैलेस्टाइन कहाँ है? 1948 में शुरू हुई उन लोगों की लड़ाई, ये 2024 है, कहीं उनका पता नहीं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसी बात नहीं है कि हिंसा की लड़ाई जल्दी फल दे देती है। हिंसा की लड़ाई तभी फल दे सकती है जबकि जो विरोधी आपका है, जिससे आप लड़ रहे हैं, उसकी और आपकी ताकत हिंसात्मक रूप से लगभग समान है। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य जो था, उससे हिंदुस्तान के लोग जो लड़ रहे थे, उनमें कोई समानता नहीं थी। मेरे ख्याल से ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी ऐसे आंदोलन को सफल होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके पास निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि 1857 में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। कोई लोग बहादुर शाह को सफल बनाना चाहते थे, घड़ी को पीछे की तरफ लेकर के फिर राजशाही काम करना चाहते थे। तो एक लक्ष्य होना चाहिए जो डिफिनिट लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य का दूसरा पहलू है, दूसरी ज़रूरी है कि एक व्यापक जन समर्थन होना चाहिए। व्यापक जन समर्थन से मतलब ये नहीं है कि सबके सब आपके साथ हों। कुछ लोग हैं जो आपके साथ हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जो तटस्थ में रहेंगे, लेकिन उनका समर्थन है, वो मानते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वो सही है। व्यापक जन समर्थन होना चाहिए। तीसरी बात है कि एक निश्चित आपका लक्ष्य तो सही है या जो भी है, लेकिन एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक सुनियोजित योजना होनी चाहिए कि हम कदम ब कदम ऐसा हमारा लक्ष्य है। और उसके बाद चौथी बात बहुत ज़रूरी है कि एक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़ाई होती है तो हमेशा आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता है, कभी-कभी लड़ाई ठंडी पड़ जाती है, कभी लोग सुषुप्त हो जाते हैं, कभी कुछ पीछे भी हटना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। इन सबों के बीच भी अपनी जो आंदोलन है उसकी निगाह लक्ष्य पर रहे, और हमारा जो प्लान है, जो हमारी योजना है, उससे उस पर चलते रहें मोटा-मोटी। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हम देखेंगे कि गदर पार्टी हो या जो 1904 के आसपास से चली बंगाल में क्रांतिकारी मूवमेंट, या हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग थे, इन सबों के पास लक्ष्य तो था, लेकिन लक्ष्य क्या था साफ नहीं है। अंग्रेज़ों को हटाना था। उसके बाद हटा तो दिया आपने, फिर तो कोई वैसा लक्ष्य नहीं था, और लक्ष्य अगर हो भी तो व्यापक जन समर्थन नहीं था। और व्यापक जन समर्थन भी हो तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि एक आध एसडीओ को मार दिया, एक दरोगा को मार दिया, एक पुलिस की कांस्टेबल को मार दिया। इससे ये कोई योजना नहीं, योजना उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जाए। और सबसे आखिर में एक लीडरशिप चाहिए आपको, जो आपको उतार-चढ़ाव जो हमेशा हर आंदोलन में आया करते हैं, उनके बीच में अपनी लक्ष्य पर, अपनी योजना पर निगाह रखे और लोगों को उत उत्प्रेरित करता रहे कि भई ये आपकी जो हार हुई है अभी फ़िलहाल, ये ऐसी नहीं है कि आप निराश हो जाइए। आशा का स्रोत बताता रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब तक नहीं हो, तब तक आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। और हम देखेंगे कि 20वीं सदी में महात्मा गांधी का ही आंदोलन था ऐसा जिसमें कि चारों चीज़ें मौजूद थी। एक लक्ष्य, एक व्यापक जन समर्थन, एक सुनियोजित योजना और एक नेतृत्व जो हटने समय, समझौता करने के समय भी लक्ष्य पर निगाह रखे और उससे हटने नहीं दे और अपने प्लान को सफल करे। तो मेरे ख्याल से ये जो लोगों के मन में धारणा है कि हिंसात्मक आंदोलन शीघ्र फल देता है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें या विदेशों के परिप्रेक्ष्य में फ्रेंच रिवॉल्यूशन या आयरिश रिवॉल्यूशन देखें तो ये बात सही नहीं है। अगर ऐसा कभी है कि जो विरोधी है उसकी ताकत आपसे बहुत कम है, तब आपसे हिंसात्मक आंदोलन सफल हो सकता है। तो ये सोचना कि हिंसात्मक आंदोलन अगर होता तो जल्दी हमारी आज़ादी मिल जाती, ये बिल्कुल गलत है। न तो हिंदुस्तान का इतिहास इसकी गवाही देता है, और न विदेशों में अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो कहीं भी इसका अ, इसकी योजनाबद्ध उपयुक्तता सब नहीं साफ होती है। जैसे कि हैती में ये लड़ाई हुई, उन लोगों ने जो ब्लैक लोग उठे, उन लोगों ने तुरंत ले लिया, लेकिन हैती की बात और है, फ्रेंच जो साम्राज्य था बहुत दूर था और वो ऑलरेडी पतन के कगार पर था।
अमेरिका में भी वही बात है। यॉर्कटाउन में जो सफलता मिली इन लोगों को, वो करीब 5-6 साल तो लगे उसमें, लेकिन उसमें फ्रांस बिल्कुल साथ दे रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और व्यापक जन समर्थन, ये सब चीजें जब तक नहीं हो और एक ऐसे नेतृत्व नहीं हो जो उतार चढ़ाव के बीच में भी लक्ष्य पर निगाह रखे, तब तक यह संभव नहीं है। और मेरे ख्याल से चाहे वो गदर पार्टी हो या भगत सिंह हो या क्रांतिकारी दल हो बंगाल का, किसी में भी ये चारों बातें मौजूद नहीं थी। बस ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब इसके साथ में एक यानी बाकी तो आपने बातें रखी, पर एक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में फिर सोचा जाता है या कहा जाता है। नेताजी सुभाष बोस के बारे में मेरी बातों में कुछ विरोधाभास लग सकता है। जैसा गांधी जी ने भी कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति में और उनकी बहादुरी में और उनके व्यक्तिगत चरित्र में भी, उनके आचरण में प्रशंसनीय है। मैंने उनकी देशभक्ति में संदेह नहीं किया जा सकता है, उनकी बहादुरी भी स्पष्ट है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि वो क्या सोच रहे थे कि जापान और जर्मनी से मदद लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी मिल सकती है जल्दी, जबकि उनको मालूम था कि जापान ने जब चीनियों पर हमला किया तो उनका बरसात के चीनियों के प्रति बहुत ही सभ्य या सुसंस्कृत नहीं था। आपको मालूम होगा कि चीन के जो राजा थे पहले, उनके जो वारिस थे, क्या उनका नाम था, चो ओयू। चो ओयू को जापानी ने मंचूरिया में दिया, क्या अपराजा है ऐसा, लेकिन चो ओयू के लोगों ने बिल्कुल उपयोग इनका किया ऐसा कि चो ओयू को फाइनली मानना पड़ा कि वो जापान के हाथों की कठपुतली है, जबकि चो ओयू चीन के राजवंश के वारिस थे। इसी तरह से चाइना में नानकिंग हो या पीकिंग हो, बटान का डेथ मार्च फिलीपींस में, या जब इंडोनेशिया पर कब्जा जापानियों ने किया, तो कहीं भी हम देखते हैं कि जापानियों का व्यवहार वहाँ के मूल निवासियों के प्रति कोई बहुत अच्छा नहीं था। और जापान खुद भी, जापानी मानते थे कि वो एक चुनिंदा लोग हैं और उनका ये अधिकार है कि और देशों को पर देशों को सिखाएं। सारे साम्राज्यवादी यही कहते हैं कि हम तो साहब सिविलाइजिंग मिशन पर हैं, लोगों को सभ्य बनाने पर है। जापान भी वैसा ही कहता था। तो सुभाष बोस का यह मानना कि जापानी दिला देंगे अंग्रेजों से लड़के आजादी, मेरी समझ में नहीं आता है कि वैसा क्यों सोचते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष बोस की जीत तभी हो सकती थी जबकि मित्र राष्ट्र जीत जाते। सॉरी, नॉट मित्र राष्ट्र, ये जो तीन जो से जर्मनी, जापान और इटली, इटली की तो खैर कोई वक़्त ही नहीं थी। लेकिन ये लोग जीते नहीं, लोग बुरी तरह हारे। और ये हारे जो 1945 अ, की सितंबर में जापान ने अगस्त में घुटने टेक दिए और बुरी तरह हाल हो गई। तो अगर सुभाष बोस सफल भी हो जाते तो क्या होता? 1945 की जून से शुरू कीजिए और 1947 के अगस्त में 2 साल, तो 2 साल पहले आज़ादी मिल जाती अगर जापान सफल होता तो। और हिंदुस्तान जापानियों के अधीन ज़्यादा सुखी रहता या ज़्यादा आत्मनिर्भर होता, ये मानना ज़रा कठिन लग रहा है जापानियों के व्यवहार से। ये भी माना होगा आपको कि जब जापानी लोग ने बर्मा जीता तो आज़ाद हिंद फौज ने ने जापानियों का साथ दिया, लेकिन उसमें भी जैसे कि इन लोगों को लड़ने की आज़ादी नहीं दी गई, बड़े-बड़े हथियार नहीं दिए गए, छोटे-मोटे बंदूक कारतूस से लड़ना पड़ा। इन्होंने टैंक वगैरह माँगे तो जापानी सेना ने इनकार कर दिया। और मतलब कि ये लोग मुख्यतया एक कुली कबाड़ी ढो रहे हैं, बोझा साथ मार्च कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में बंदूकों के अलावा बंदूक भी पीछे मिली, लेकिन जो बड़े हथियार होते थे जिनसे की लड़ाई होती थी, जैसे टैंक वगैरह, नहीं दिए गए। तो इसलिए ये मान लेना कि सुभाष बोस की चाल अगर सफल हो जाती, उनकी योजना सफल हो जाती और जापानी वाक़ई हरा देते मित्र राष्ट्रों को, इंग्लैंड और अमेरिका को हरा देते, हरा करके वो लोग हिंदुस्तान से निकाल बाहर करते, तो उनका व्यवहार या उनका राज्य या उनका वर्चस्व हिंदुस्तान पर कोई बहुत ज़्यादा मीठा होता अंग्रेज़ों की तुलना में, ये मानने की वजह नहीं है।
और दूसरी बात ये है कि जब सुभाष बोस बाहर थे यूरोप में 1937 में, गांधी जी ने उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया और जब गांधी से जब वो लौट करके आए, तो जो राष्ट्रपति बने कांग्रेस पार्टी के, वो गांधी जी ने ही बनवाया था उनको 1938 में। उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि गांधी जी एक तरह से कमांडर इन चीफ थे, हालाँकि कोई उनकी ऑफिशियल अ, पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन 3-4 मामलों में सुभाष बोस ने विरोध किया गांधी जी का नहीं, बल्कि उनकी आज्ञा के, उनकी इच्छा के खिलाफ चले वो। जैसे गांधी जी ने कहा था कि बंगाल में फजलुल हक की मिनिस्ट्री है, तो फजलुल हक को तुम सुभाष बोस से कहा कि आपको फजलुल हक से समझौता करना चाहिए और फजलुल हक से मिलके एक कोलिशन मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। सुभाष बोस ने ऐसा नहीं किया। फजलुल हक को झक मार करके मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा और उसके बाद वो मुस्लिम लीग तक चले गए। तो अब कोई अगर योजना है, उसमें कोई लीडर है और उसकी बात इतनी महत्वपूर्ण बात आप नहीं माने अगर, तो स्वाभाविक है कि आप उस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से सुभाष बोस ने आंदोलन को कमज़ोर किया और जहाँ तक उनकी हिंसात्मक लड़ाई का प्रश्न उठता है, उनकी बहादुरी और देशभक्ति में कोई शक नहीं है। लेकिन मुझको वो बहुत तर्कपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं नज़र आता है। ये मेरा अपना विश्वास है। यानी जे यानी एक जो ऐसा चित्र बनाया जाता है कि कहीं से नेताजी सुभाष चंद्र जी का एक प्रेशर था अंग्रेज़ों पे या जो भारत में क्रांतिकारी थे बाकी, यानी भगत सिंह जिन क्रांतिकारियों के साथ चंद्रशेखर में आज़ाद। काम करते थे, चंद्रशेखर हुँ, आज़ाद जी थे। इन ऐसे जो क्रांतिकारी थे, इनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उसके कारण गांधी जी की जो अहिंसात्मक आंदोलन था, उसकी भी सफलता हुई। तो ये बात कितनी सही लगती है? कि हिंसात्मक इसमें आंदोलन का कहीं न कहीं एक प्रेशर भी था साथ में, इसलिए अहिंसात्मक इस आंदोलन भी सफल हुए। इसमें 2 बातें मैं सोचता हूँ। एक तो ये कि जहाँ तक लोगों के मानस का सवाल उठता है, इसमें संदेह नहीं है कि भगत सिंह और सुभाष बोस की तरह के लोगों ने खुदीराम बोस के पहले 1911-12 में खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चंद्र चाकी बंगाल के क्रांतिकारियों ने एक जनमानस पर एक प्रभाव डाला। तो जनमानस जो था वो बहुत हद तक प्रभावित हुआ और इसलिए उसको पूरी तरह असफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनका कितना प्रेशर था अंग्रेज़ों पर या अंग्रेज़ी सल्तनत पर, ये मानना बहुत मुश्किल है। लॉर्ड वेबल ने 1945 में जब ये बात चली, लॉर्ड वेबल ने कहा हाँ, अगर ये लोग लड़ाई करेंगे तो 6 महीने तक हम लोग को थोड़ी मुसीबत होगी, मगर हम सब को 6 महीने में शांत कर देंगे। ऐसा लॉर्ड वेबल ने कहा था। और अंग्रेजी सरकार जब जीत गई 19 सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये मानने वो लोग बहुत तबाही तो उन लोगों की भी हुई, लेकिन वो लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि जब हमने हिटलर को हरा दिया, टोजो को हरा दिया, तो ये लोग किस खेत की मूली है। वेबल ने इस बात को कहा भी है, लॉर्ड वेबल ने, कि मैं मानता हूँ कि 6 महीने तक कुछ मुश्किल होगी, मगर ये तुरंत ठंडा ठंडा कर देंगे हम लोगों को, इन लोगों को। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इनका प्रेशर जो था, मानसिक प्रेशर ज़रूर था, इसमें कोई शक नहीं है। जनता में एक लहर फैली कि हमें स्वाधीन होना चाहिए और हम स्वाधीनता के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़े थोड़ा तो हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रेशर पड़ा हो अंग्रेजी सरकार पर या इनके हिंसात्मक आंदोलन पर, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये मैं कह देना चाहूँगा फिर कि जहाँ तक इन लोगों की बहादुरी का सवाल है, अपने निस्वार्थ त्याग का सवाल है और देशभक्ति का सवाल है, इसमें 2 राय नहीं है, कम से कम मेरे ख़्याल से। लेकिन इनका कितना असर पड़ा राजनीतिक या आर्थिक या सेना सैन्य प्रणाली पर, इस मायने में मुझको बहुत दिक्कत होती है। ब्रिटिश साम्राज्य को इन समय से कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखिए ना, आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली, उसके बाद इन लोगों का लग गया कि हमको अब कॉलोनियलिज़्म, उपनिवेशवाद से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने मलेशिया पे, अफ्रीका पे, कीनिया वगैरह पर, फिर भी ये लोग 10-12 साल तक अ, लड़ते रहे। तो वो उसमें जो उन लोग को आज़ादी मिली, इसमें हिंदुस्तान की उस समय की सरकार का है, उस समय जो हिंदुस्तान का माहौल था, उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये मानना कि हिंसात्मक क्रांतिकारियों ने
प्रेशर डाला इतना ज़्यादा कि अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। तो परेशान होगी, थोड़ा बहुत पसीना इधर-उधर निकला होगा, लेकिन कोई ख़ास मुझको नहीं लगता कि इसका असर पड़ा कुछ। वो आंदोलन मुख्यतया गांधी जी का के नेतृत्व का आंदोलन था। उसकी एक योजना थी, एक लक्ष्य था और उसमें ये लोग डिगे नहीं, उतार-चढ़ाव के बावजूद। अब ऐसे में एक आरोप गांधी जी पे ये भी लगता है कि उनका भी अहिंसा का जो आग्रह था, वो भी शायद उतना प्रामाणिक नहीं था। क्योंकि उसको फिर एक उदाहरण हमेशा आजकल दिया जाता है कि चौरी चौरा कांड के वक़्त यानी एक आंदोलन के वक़्त जब चौरी चौरा कांड हुआ, तो उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया। पर बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन के वक़्त फिर से हिंसा हुई, तो वो उन्होंने वापस नहीं लिया। तो ये क्यों हुआ होगा? यानी ये 2 वक़्त के आंदोलनों में जो फ़र्क था या ऐसा इस तरह के अलग निर्णय क्यों गांधी जी ने लिया? आपका क्या मत है? इसमें बहुत साफ बात है कि 8 अगस्त को बम्बई में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी उस समय जाते-जाते उन्होंने कहा कि ये बिल्ला लगा लो। नेहरू ने रिपोर्ट को डिमांड रखे सामने, लेकिन ये 8 अगस्त की बात है, रात की। अ, शायद बम्बई में गुदौलिया चौक था कोई, वहाँ पर मीटिंग वगैरह हुई और 8-9 अगस्त की सुबह आते-आते सारा कांग्रेस नेतृत्व जेलों में चला गया। यहाँ तक कि जो छोटे जिला स्तर के सेनानी थे, उनको भी पकड़ के जेल में रख दिया। अब उन ये लोग छूटे, कांग्रेस पार्टी के लोग छूटे 1945 में, बीच में गांधी जी छोड़ दिए गए 1943 या 44 में छोड़ दिए गए। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आंदोलन को वापस लेना उनके हाथ में नहीं था। ये लोग तो जेल में थे उस वक़्त, तो क्या करते लोग? जेल से कर सकते थे। लेकिन ये है कि छूटने के बाद गांधी जी ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि जनता ने जो किया वो स्वतः स्फूर्त अ, उत्प्रेरणा से किया। लेकिन हिंसा का गांधी जी ने कहा कि वो गलत हुआ। हिंसा उन्होंने साफ कहा इस बात को कि हिंसा जो हुई वो गलत हुई, लेकिन जनता के सामने और कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने स्वतः ही स्फूर्त जो समझ में आया वो उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो लोग बाहर रहते, अगर अंग्रेज़ी सरकार उनको इतना छोड़ देती, तो ये जनता को शांत कर सकते थे। तो ये फ़र्क समझ में आना चाहिए, चौरी चौरा और 1942 में। और 1942 में हिंसा तो हुई, हिंसा हुई, आगजनी हुई, लेकिन अगर हम देखें तुलनात्मक दृष्टि से, तो जो हिंसा ब्रिटिश फ़ौज ने और ब्रिटिश सरकार ने की, उसके मुकाबले में इन लोग की हिंसा बहुत कम थी। ये साँप काटने और मच्छर काटने की बात है। मच्छर ने भी काटा तो ज़रूर, मगर साँप ने ज़्यादा विष दिया। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये मेरा कहना है कि गांधी जी की और उनका सारा नेतृत्व जेल में था उस समय और छूटे ये लोग जब गांधी जी कुछ पहले छूटे 1944 में छूटे गांधी जी। ये जिन्ना गांधी जिन्ना मीटिंग हुई उस समय और पूरा कांग्रेस नेतृत्व 1945 में छूटा। तो इन लोग को मौका कहाँ मिला उसको रोकने का। और दूसरी बात है कि जब ये लोग जेल में थे, तो जनता जो थी वो इतनी उठ खड़ी हुई, बौखला गई कि अगर गांधी जी चाहते भी इसमें वापस ले लेना, तो कौन वापस लेता? मतलब उसमें तो कोई एक नेतृत्व था नहीं। हर गाँव में, हर छोटे-छोटे गाँव में, छोटे-छोटे लोगों ने जो करना था किया। कुछ लोगों ने लाइन उखाड़ी, कुछ लोगों ने पटरियाँ उखाड़ी। हिंसा भी हुई, लेकिन वो भी मतलब कि लोकल स्थानीय अवसर पर हुई कि वैसा प्लान किया जाए हिंसा का, वैसा नहीं था। जी। यानी मेरा आपकी यही बातों ख्याल है। से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तो हिंसा ये आंदोलन का पूरा स्वरूप हिंसक नहीं हुआ, पर हिंसक कुछ घटनाएँ हुई। या और दूसरा वो भी घटनाएँ नहीं होती, अगर गांधी जी या बाकी नेतृत्व भी बाहर होता जेलों के और उसे रोक हाँ, पाता, तो वो ज़रूर उसे राइट। बिल्कुल होने नहीं देते। या क्योंकि जनता बिल्कुल बौखला गई थी और जबकि सारे लोग, ये तो बहुत दर्ज है इतिहास में कि जब सारे लोग परेशान थे, किससे कौन हमको रास्ता बताएगा, किसके निर्देश में हम काम करेंगे। तो बहुत ही हंसी की बात है कि ये प्रोग्राम एमरी था उस समय
भारत का सचिव लॉर्ड एमरी, उसने कहा कि ये लोग तोड़-फोड़ करेंगे, आग लगाएँगे, स्टेशन में जला देंगे। तो इन्होंने कहा वाह, वाह! यही तो इन लोगों का जो प्रोग्राम था, वो एक्चुअली एमरी का दिया हुआ प्रोग्राम था। एमरी ने दिया नहीं, लेकिन जनता ने कहा कि हाँ, एमरी ऐसा कर रहा है तो ज़रूर हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा ही कर और वो लोग आए, ये बात है अगस्त की 10 या 11 को। राजेंद्र प्रसाद थे उसमें बिहार में, और वो बाहर से उसमें उनको दमा उखड़ा हुआ था, बेचारे बहुत परेशान थे। मैं उनका डॉक्टर नहीं था, नहीं तो कुछ करता। तो ये लोग पहुँचे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल बीमार थे। तो लोग उनके पहुँचे कि आप कुछ इसमें हमें निर्देश दीजिए कि हम क्या करें? तो राजेंद्र बाबू इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ निर्देश दे सकते थे। कि इन लोगों ने अपना एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में ये करें, राजेंद्र बाबू सर हिला देते थे कि हाँ ठीक है, ये करें तो नहीं, ये ऐसे कर देते थे, नहीं करो। तो ये जो था एक ढीला-ढाला प्रोग्राम, राजेंद्र बाबू की सहमति रजामंदी से हुआ। उसी दिन राजेंद्र बाबू को कैद कर लिया गया। ये उन्होंने ये दिया था करीब 11 बजे के आस-पास, डेढ़ 2 बजे तक वो भी कैद कर लिए गए। तो मतलब मेरे कहने का है कि जनता ने स्वतः स्फूर्त जो समझ में आया वो किया। और गांधी जी, नेहरू, ये लोग बाहर रहते अगर, तो इसको एक दिशा दे सकते थे, एक सुनियोजित ढंग से कर सकते थे। मगर ये लोग तो बाहर थे नहीं, सारे के सारे नेतृत्व जेल में था। तो इसलिए ऐसा हुआ मेरे ख्याल से। जी, जी। एक और चित्र जो आज बनाया जाता है कि जो भी यानी क्रांतिकारक लोग थे, जो हिंसा से पूरा परहेज़ नहीं था। उनका कहना हुँ, था कि हिंसा का भी इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके सारे उदाहरण हमने अभी कुछ देर पहले हमने देखे कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हो, उनकी पूरी जो संगठन थे वो हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो और उनको गांधी जी के खिलाफ खड़ा किया जाता है, कि वो गांधी जी के विरोधी थे, ऐसा। तो इस बात में या ये इसकी सच्चाई क्या है? उनके गांधी जी के बारे में विचार या उनके गांधी जी से संबंध कैसे थे? या गांधी जी के उनके जहाँ तक बारे में विचार और संबंध कैसे थे? जी। जहाँ तक सुभाष बोस का सवाल उठता है, जो उनकी आज़ाद हिंद फ़ौज के 3 ब्रिगेड थे। एक गांधी ब्रिगेड था, एक नेहरू ब्रिगेड था, और एक शायद मौलाना आज़ाद, एक आज़ाद ब्रिगेड था। तो ये मान लेना कि सुभाष बोस गांधी जी के खिलाफ थे, उनका तरीका अलग था, लेकिन उनका उद्देश्य वैसा ही था। और गांधी जी के प्रति सुभाष बोस की बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी एक तरह से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये मैंने लिखित तो कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है कि जब ये लोग आज़ाद हिंद फ़ौज हार गई और इन लोगों ने समर्पण कर दिया, तो सुभाष बोस का जो आखिरी संदेश था अपनी फ़ौज को, क्योंकि फ़ौज तो हार चुकी थी, तो कहा कि तुम लोग जो हो सो लड़ो, लेकिन तुम लोग हिंदुस्तान वापस जाओ और वहाँ जाकर के गांधी जी के इशारों पर नहीं, गांधी जी के आदेश पर चलो। ये उन्होंने हिज लास्ट मैसेज, उनका आखिरी संदेश आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए दिया था उन्होंने। आजकल जो समूचे संगठन और जो क्रांति की बातें ये लोग करते हैं, बहुत हद तक वो राजनीति से जुड़ी हुई है, और लोग दिखलाना चाहते हैं कि किस तरह से हम अच्छे और वो बुरे। तो ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। एक ऐसा भी मैंने सुना है कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन पहली बार शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। हाँ, ये फादर आई थिंक सुभाष बोस का ही कहा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, या या जी। अब इसमें जैसे ये इन क्रांतिकारियों के गांधी जी के बारे में और बाकी भी भगत सिंह के भी गांधी जी के सपोर्ट में कई बातें हैं, या वो भी कहते थे कि आखिर में अहिंसक आंदोलन ही ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी हो उतनी अहिंसा ठीक है, पर ज़्यादातर अहिंसक होने चाहिए ऐसा उनका भी है विचार और उनके साथ के क्रांतिकारियों का भी होगा। तो एक जो उन्हें और गांधी जी को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश होती है, उसमें कोई तथ्य तो नहीं दिखते। जहाँ तक क्रांतिकारियों का सवाल है, पहले जो क्रांतिकारी थे 1905 में शुरू हुआ बंगाल से, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, उन लोग का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था, सिवाय इसके कि हम अंग्रेजों के विरोधी हैं और वो लोग बहुत उद्दंड होके हम पर शासन कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को मारो, कोई लक्ष्य नहीं था।
लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी हुई, इन लोगों का एक था लक्ष्य, लेकिन वो लक्ष्य भी आप देखिए तो बहुत स्पष्ट नहीं था। समहाउ वो लोग अंग्रेजी राज हटाना चाहते थे, पर कैसे हटाएँगे, कहाँ से हटाएँगे, कोई योजना नहीं थी। अब इक्के-दुक्के उधर दरोगा को मार दिया, उधर कमिश्नर को मार दिया, उससे आज़ादी मिल असंभव है ये। और जहाँ तक भगत सिंह का सवाल है, ये जो समूची क्रांतिकारी 1930 के आसपास थी, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे और विचारवान व्यक्ति भगत सिंह ही थे। इनका एक विचार था, उसको ये रख सकते थे लिखे हुए में। लेकिन भगत सिंह ने भी कहीं गांधी जी का वैसा विरोध नहीं किया, उनका तरीका बिल्कुल अलग था और कहते थे कि ठीक है, वो भी है, हम भी हैं। उनका विरोध ऐसा किया है, अगर किसी ने, तो जैसे कि यशपाल हैं क्रांतिकारियों में, मनमथन गुप्त खुद भी क्रांतिकारी थे। इन लोगों ने कहा है, एक जगह मैंने पढ़ा कि कहा है कि गांधी जी की अहिंसा की सनक थी। सनक का मतलब उनका ऑब्सेशन था। तो लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने कहा है कि गलत किया। मनमोहन गुप्त ने भी माना है कि जनता को जगाने का काम गांधी जी नहीं किया। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये लोग एक-दूसरे के विरोधी थे। इन लोगों का तरीका अलग-अलग था और अपने तरीके पे विश्वास करते थे। तो लेकिन विरोध वैसा मैं नहीं समझता हूँ कि था। अगर ये मैं समझता हूँ कि भगत सिंह अगर आज होते, तो आरएसएस के बहुत खिलाफ बोलते वो, कि खास करके इन लोगों ने जिस तरह से गांधी की, एक तरह से गांधी की भद उड़ाते हैं ये लोग, तो भगत सिंह उससे काफ़ी दुखी होते हैं। अच्छा, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, वो पहले गांधी जी के ही संगठन में थे। उससे ये हट के आगे उन लोग का विचार दूसरा था, करने का तरीका दूसरा था। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये लोग गांधी जी के विरोधी थे, या कुछ लोग होंगे। एक हंसराज रहबर, आपने नाम सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे लेखक थे। तो उनका कहना है कि क्यों नहीं हम गांधी के साथ चलाएँगे चरखा, हम क्यों नहीं लेनिन की तरह दुनिया को हिला दें। तो ये उनका है, कम्युनिस्ट हो गए पीछे हंसराज रहबर। तो वो लोग भी मानते थे कि ये अहिंसा का आंदोलन सिली हो सकता है, लेकिन कभी उन्होंने विरोध इसका किया ऐसा मुझको पता नहीं है। पर आरएसएस या हिंदुत्ववादियों ने क्यों गांधी जी का इतना विरोध किया? इतना विरोध किया आखिर में, और वही उतना विरोध उन्होंने अंग्रेज़ों का किया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता हमको। या उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन छेड़ा हो। तो उनका आंदोलन पर, या उनका जो भी काम था वो गांधी जी के खिलाफ ज़्यादा चला और उनकी हत्या भी की। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि हिंदुओं में, आरएसएस के हिंदुओं में एक उस विक्टिम, मतलब विक्टिम का मतलब होता है दोषी मनोवृत्ति उनकी है, कि भई 1192 के बाद मुसलमानों ने हम पर हमला किया और हम पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, हमको दबाया गया हर तरह से, और हम उसका उठेंगे, उसका बदला लेंगे। तो ये उन लोगों के मन में है ऐसा। और इसका जवाब ही दिया जा सकता है कि भई वो लोग हमलावर ज़रूर थे, लेकिन सभी बाद में सभी के सब यहीं के हो गए। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक उन लोग का जो विचार है, यही है कि हम लोगों को सताया गया, हम लोग 1000 साल तक सताए गए, अब हमें मौका मिला है, तो हम उठ खड़े हुए हैं। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसी ऐसी-वैसी बात है। आपको हत्या क्यों हुई, ये समझने के लिए उस समय के माहौल में आपको जाना पड़ेगा। 1947 के मार्च में हिंदुस्तान का बँटवारा तय हो गया और 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हुई। जब आज़ादी की हुई, 1900 मार्च में अनाउंस हुआ और अप्रैल में से दंगे शुरू हो गए, और दंगे बहुत विभत्स दोनों तरफ से हुए। लेकिन पाकिस्तान से बहुत बड़ा समूह, सारे के सारे, प्रोबेबली पाकिस्तान के जितने हिंदू थे, ये तो रिकॉर्डेड है, वो सब के सब भाग के हिंदुस्तान आए। तो शरणार्थी भवन क्या है, उनका तो यहाँ कुछ था नहीं। तो कोई तंबू में रह रहा है, कोई सड़क के किनारे रह रहा है, कोई ऐसे ही झोपड़ी बना के रह रहा है। लेकिन जहाँ से मुसलमान वहाँ गए, उनकी बिल्डिंग्स थी, उनकी ज़मीनें थी,
तो गांधी जी का ये विचार था और जिसमें कि नेहरू भी सहमत थे कि ठीक है ये मुसलमान जो हैं यहाँ के वो चले गए हैं बाहर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन ये संपत्ति उनकी है और वो लोग अगर वापस आएँगे तो हम ये संपत्ति उनको दे देंगे। तो फिर क्या हुआ कि बहुत से शरणार्थी ने आकर के इन ज़मीनों पर, इन मकानों पर कब्ज़ा कर लिया। तो कब्ज़ा तो कर लिया, अब गांधी जी ने या उनकी टीम ने कहा कि साहब ये आपका नहीं है, ये जो मुसलमान हैं से चले गए हैं, ये संपत्ति उनकी है और अगर वो लोग वापस आएँगे तो हम उनको ये संपत्ति दे देंगे, उनकी संपत्ति सुरक्षित है। इसलिए क्या हुआ कि बहुत से शरणार्थियों को, ये तो रिकॉर्डेड है, कुछ शरणार्थी थे जिन्होंने किसी मस्जिद में कहीं पर शरण ली थी और उसमें दिल्ली में थोड़ा पानी बरस रहा था। तो उन लोग को निकाला गया वहाँ से ज़बरदस्ती कि निकलो, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है। तो इस सब से लेकर के शरणार्थी आए हुए हैं और जो शरणार्थी वहाँ से आए थे, उन लोगों ने उन पर जो अत्याचार हुए, जो इन्होंने भी किए, उन अत्याचारों की औरतों को बलात्कार, जबरन परिवर्तन, आग लगी, पूरा लाहौर में बिल्डिंग्स जल गई। और उसके बाद वो लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वो लोग बहुत मुश्किल में रह रहे थे कोई सड़क पर। कुछ लोगों को जगह मिली मकान में, जो मकान मुसलमानों की संपत्ति थी, अच्छे मकान थे, तब उनको निकाल दिया गया यहाँ से। कोई लोग कहा चलिए साहब हम यहाँ आए हिंदुस्तान में, ये अपना मुल्क है और जो खाली पड़े हुए मकान हैं उनमें हम रह रहे हैं, हम लोग को निकाला जा रहा है, दिल्ली में उसमें पानी बरस रहा है। तो उन लोग को इस सब का आक्रोश था और जो हिंदू वहाँ से भाग के आए, हिंदू सिख, उन लोग के मन में बहुत बड़ा आक्रोश था। तो इसको समझने के लिए हमको उस समय के माहौल पर नज़र डालनी होगी। आप जानते ही होंगे कि बुद्धि नाश जो होता है, उसके जो 5 दुश्मन हैं बुद्धि के, उनमें एक क्रोध भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। तो जब आदमी गुस्से में रहता है, तो पहला काम जो उसका होता है, उसकी दिमाग खराब हो जाता है, वो समझता नहीं है, चीज़ों के अंदर में देख नहीं पाता है। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा जुनून था उस वक़्त और इस तरह का माहौल था कि लोग बहुत गुस्से में थे और उस गुस्से को आग देने वालों में आरएसएस वाले थे, क्योंकि वो लोग पहले से ही मानते थे कि हम लोग विक्टिम हैं। और जो नाथूराम गोडसे ने स्पीच भी दी है, उसमें उसने इस बात का बहुत उछाला है इस बात को कि शरणार्थियों को जो थे उन लोग को वहाँ से निकाला गया, उन लोग को फिर सड़कों पर भेज दिया गया। अब वो मुसलमानों की ज़मीन थी और मुसलमानों को बार-बार निमंत्रण देता रहा कि आ जाओ तुम्हारा मुल्क है, जब चाहो आ जाओ। तो इस सब से गुस्सा था उस वक़्त। तो मेरा इस बारे में यही आकलन है कि उस समय का माहौल ऐसा था कि लोग बहुत गुस्से में थे और गुस्से में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये गोडसे ने जो किया, या उस समय आरएसएस वालों का जो है, गांधी को मरने दो, आपने सुना होगा। जब गांधी जी ने अनशन किया, तो एक नारा ये भी था, गांधी को मरने दो। तो ये सब गुस्से का परिणाम है। गुस्सा जब आता है किसी को तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। अब मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे ही, इससे तो संबंध नहीं है उसका, अमेरिका में जो स्टूडेंट्स हैं 18-19 साल के, वो सब किसी के भाई हैं, किसी के लड़के हैं, किसी के दोस्त हैं। आप उन लोग से बातचीत कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग काफ़ी पोलाइट हैं और आपसे बात भी करेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनको चाय पर बुलाइए तो अच्छी तरह से बात करेंगे। तो ये जो लड़के हैं 18-19 साल के, 20 साल के लड़के, यही जब फ़ौज में जाते हैं तो वियतनाम में देखिए क्या करते हैं, निहत्थे लोगों को वियतनाम में उनके घरों में आग लगा दी और गोली मार दिया, जबकि वो लोग दया की भीख माँग रहे थे। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि भाई इतने अच्छे लड़के जिनका इतने फ्रेंडली है, इतना मधुर व्यवहार है, क्यों उन लोगों ने ऐसा ज़ुल्म किया? तो इसका जवाब मेरे पास यही है कि भाई लड़ाई जब होती है और वो गुस्से में आप रहते हैं, तो आपका दिमाग ठीक नहीं रहता है। हाँ, गोडसे जिस विचारधारा को की की नुमाइंदगी करता था, वो लोग बहुत उस समय गुस्से में थे। वो माहौल कुछ ऐसा था कि जनता पर जुनून सवार था और जब ऐसा होता है तो आदमी सोच नहीं सकता है। गोडसे भी देखिए उसका यही था कि भाई गांधी जी ने शरणार्थियों को निकलवा दिया और वो लोग यहाँ आके थे और हिंदुस्तान में भी उनको जगह नहीं मिली, वगैरह-वगैरह। तो मैं मानता हूँ कि गोडसे जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, वो विचारधारा उस समय बहुत गुस्से में थी और उस गुस्से की वजह से
उन लोगों के सोचने की ताकत खत्म हो गई थी। पर गांधी जी के साथ जो महादेव भाई देसाई थे उनके जो हुँ, हुँ। बेटे थे नारायण भाई देसाई जी, उनकी भी जो बापू कथा नाम से सुनाई वो प्रोग्राम करते थे बापू कथा नाम से। और हुँ, उसमें हुँ। भी एक बात उन्होंने कही कि अ, गोडसे और इनके साथियों ने गांधी जी पर 3 बार हमले किए और पहला हमला हाँ, 1935 में किया। तो हाँ, तब तो हाँ। ये सारे कारण नहीं थे, जो अभी हम बोल नहीं, रहे थे नहीं। कि पार्टीशन हाँ, के यू बाद आर के राइट। जो भी गुस्सा हुँ, होगा, वो हुँ, तत्काली हुँ, गुस्सा तो 35 में नहीं था, हुँ। वो तो विषय भी नहीं थे तब। तो दैट्स तब राइट। से वो मारने की कोशिश गांधी जी को कर रहे थे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो गुस्सा लोगों में था, उसका एक बहाने के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया या उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने कि अभी हम हत्या करेंगे तो विरोध नहीं होगा। पर हत्या और या तो ऐसा है या फिर कारण क्या लगता है या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए 1935 वाला जो जो उनकी योजना थी, वो बहुत ही सही स्तर पर थी। मतलब कि उसके पीछे कोई माने बहुत आप देखिएगा तो न तो जनता पर प्रभाव पड़ा, न हिंदू महासभा वालों पर ही कोई खास प्रभाव पड़ा। 1935 वालों तो एक मज़ाक था। हालाँकि ये मज़ाक भद्दा मज़ाक है लेकिन एक मज़ाक ही था। इन लोग का जो शुरू हुआ रियली जिसमें कि बहुत हद तक लोग साथ रहे, एक विचारधारा बन गई, वो इस 1947 के समय हुई। उसके पहले जो 1935 वगैरह में हुआ वो कुछ लोगों का था, कुछ सिलसिले लोग थे। और ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हिंदियों के एक ग्रुप में, एक दल में ये बात है कि हम लोग सताए हुए हैं, हम लोग विक्टिम्स हैं और हम लोग अब विक्टिम हैं 1000 साल तक हम लोग सताए जा रहे हैं, अब हम लोग उठ खड़े हुए हैं। देखिए ये बात तो हमारे सफलों ने बहुत पहले से मानी है, ये सेंस ऑफ विक्टिमहुड तो वो था अ, लेकिन वो उतना मुखर नहीं था, उतना अ, तीक्ष्ण नहीं था, जितना 1947 में हुआ। पर उन्होंने कभी यानी जो मुसलमानों के नेता थे, जिन्ना जी, उन्हें मारने की कभी कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने मैंने गांधी सुना जी है को ही मारने की कोशिश जी, अच्छा। ये सुनी-सुनाई बात है, इसलिए मैं आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकता हूँ। सुनी बात है कि जिन्ना को मारने की कोशिश की, योजना बनी, लेकिन ये लोग थे बेवकूफ़, तो इन लोगों ने जिन्ना चले गए इंग्लैंड या कहीं यूरोप में, तो सोचा कि यूरोप में जाके मारें उनको। मगर ये कभी गुलेल से या कभी छोटी-मोटी गोली से, रिवॉल्वर से करते थे। अब वो भी कभी मिला, कभी नहीं मिला। ये लोग बहुत एमेच्योर थे। लेकिन जिन्ना को मारने की योजना इन लोगों ने बातचीत में ही सही बनाई थी। लेकिन जी, ये बात भी है कि मान लीजिए जिन्ना को मार भी देते ये लोग, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। बल्कि ये लड़ाई और ज़्यादा कड़वी हो जाती। इसलिए उन जी, लोग का बुरा आइडिया था। लेकिन जैसा सुना है मैंने कि ये लोग इतने एमेच्योर थे, इन लोग को ना तो बम बनाने का पता था, ना पिस्तौल चलाने का पता था। उसमें ये लोग ख़याली पुलाव पकाते थे कि जाके मारेंगे। इन्होंने योजना बनाई लेकिन 2-3 बार इन्होंने सुना है कि उन्होंने ट्राई किया, लेकिन कभी भी जिन्ना के पास पहुँच नहीं सके। और जिन्ना गांधी जी की तरह नहीं था कि घूम फिर रहे हैं, कोई अगल-बगल नहीं है। जिन्ना हमेशा घिरा रहता था अपने समर्थकों से। जी, तो ओके। लेकिन हाँ, ये 1935 वाला जो कर रहे हैं वाक़या, तो ये सब बहुत छोटा था और बहुत ही सतही तरह पर था, कोई वैसी बात नहीं थी। जी, जी, यानी जो रियली जो जी, मेरे सवाल के पीछे उद्देश्य यही था कि अगर हुँ, कोई एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड भी हो, या हम पर अन्याय हुए हैं पिछले 1000 सालों से मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए हैं, तो उसका बदला या उसका विरोध करने के लिए गांधी जी का विरोध वो क्यों करना चाह रहे थे? ये थोड़ा मैं समझने और 35 से या उसके पहले से? उसके भी पहले से। जी, 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 इसका मेरे ख़्याल से मैं अगर अपने आप को उन लोग की तरह से सोचूँ, तो मैं ऑफ़ कोर्स मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन उनसे अगर सोचूँ अगर, तो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो सताए हुए हैं और हम लोग उठ खड़े हुए हैं। लेकिन गांधी हम लोगों की इस उत्तेजना पर पानी डाल रहे हैं और इस उत्तेजना पर पानी डाल रहे हैं इसलिए कि वो मुसलमानों के समर्थक हैं। ये बात इन्होंने सोची और ये कहा कि साहब हम लोग तो इतने हैं 80% हैं, बात की बात में हम उन लोग को
मज़ा चखा दे सकता है। लेकिन ये गांधी ऐसा आदमी है जो हम लोग की उत्तेजना पर दाँत डाले हुए है और हम लोगों को रोक रहा है और कमज़ोर बना रहा है। ये मैंने कुछ लोगों से सुना है कि ऐसे ही बातचीत में कि क्या किया जाए हिंदुस्तान में हर 1000 साल पर कभी कोई बुद्ध, कभी कोई तुकाराम आते हैं और मुल्क को कमज़ोर बना देते हैं। इन लोगों को है कि अगर आप तलवार उठा करके नहीं भिड़िए तो आप कमज़ोर हैं। तो ये भी एक है कि गान और ये मेरे पिताजी ने एक किताब लिखी थी गांधी और गोडसे। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं समझता हूँ कि बात बहुत हद तक सही है, कि लोग मानते थे, ये 1947 की बात है, कि जनता में इतना आक्रोश है, कि जनता तो अभी उठ खड़ी होगी और सारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को बुहार देगी झाड़ू से। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ये शख्स जो है गांधी, इसका इतना प्रभाव है जनता पर कि ये जनता को इस तरह से उभारने से रोक रहा है। इसलिए अगर हम इसको हटा देंगे तो जनता उठ खड़ी होगी, क्योंकि ये जो डाँट लगी हुई है वो डाँट हट जाएगी अगर, तो जनता उठ खड़ी होगी और ये पल भर में इन लोग को निकाल बाहर करेगी। ये सोच इन लोग का कहा हुआ है ऐसा। तो ये लोग ऐसा सोचते थे कि ये आदमी हमारे उत्तेजना पर, हमारे विद्रोह पर या हमारे बदला लेने की क्षमता पर एक कवर डाल रहा है, एक एक आवरण डाल रहा है। इसलिए अगर इसको हम हटा देंगे तो तुरंत बारूद की तरह एक्सप्लोजन हो जाएगा और लोग इन लोग को 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये लोग की ये सोच ज़रूर थी। बहुत अच्छी बातें हुँ, आपने हमें कही। एक फिर से जो हमारा पूरा चर्चा का मुद्दा है कि हुँ, जो निकल के आया हमारी बातों से कि भारत में जो भी हिंसक आंदोलन चल ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। पर जो सबसे बड़ा आंदोलन था, वो गांधी जी के नेतृत्व में हिंसक आंदोलन था और वो बहुत बड़ा था बाकी हिंसक आंदोलनों के प्रोपोर्शन हुँ। में। और हिंसक आंदोलनों की कभी इतनी ताकत नहीं थी कि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिला सके। तो इससे भी एक बात साबित होती है कि अहिंसा बहुत प्रभावी रही है। और इसी का दूसरा उदाहरण जो आपने भी एक अलग एंगल से कहा, उस पे मैं आना चाहूँगा कि उस पे हम थोड़ी बात करें कि जैसे इसी तरह के अहिंसक आंदोलन बाद में हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों का शासन था, ऐसे जो अफ्रीका के देश थे, वहाँ पे भी हुए। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा उदाहरण हमें पता है। वो इसी तरह के आंदोलन से आज़ाद हुआ, भले ही उसे ज़्यादा कुछ साल उसके बाद लग गए हों। या दुनिया भर में कई देशों में आंदोलनों ने अहिंसक आंदोलनों से सीख ली और जो एक यानी वंशवाद के खिलाफ आंदोलन जैसे अमेरिका में भी है, कालो का आंदोलन, वो भी हम देखते हैं कि गांधी जी से सीखकर अहिंसक आंदोलन के द्वारा वो आगे जाकर वो भी जीता। तो अहिंसा तो पूरे दुनिया में जीतती रहती है। तो आज की जो समस्याओं के बारे में आपने थोड़ा बहुत कहा, जैसे इज़राइल-पैलेस्टीन समस्या हो या बाकी जो भी समस्याएँ दुनिया में चल रही है, क्या उसमें भी अहिंसा काम कर सकती है? आपका क्या मत है? जैसा मैंने कहा कि हिंसक आंदोलन हुए हैं, हिंदुस्तान में भी हुए हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हुए हैं। लेकिन कहीं भी हिंसक आंदोलन ने शीघ्र निष्कर्ष निकाला हो, ऐसा नहीं लगता। हिंसक आंदोलनों में भी काफ़ी वक़्त लगा और वजह ये है कि हिंसक आंदोलनों में जो आपका विरोधी है, उसकी ताकत अगर आपके बराबर हो 19-20, तब हिंसक आंदोलन से काम चल सकता है। लेकिन अगर जो आपका विरोधी है, अगर उसकी ताकत आपसे बहुत ज़्यादा है, तब हिंसक आंदोलन को सफल होना बड़ा कठिन है। उस हालत में आपको हिंसक आंदोलन ही करना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा, आपको उन लोगों का मन बदलना होगा। जिसको गांधी जी कहते थे हृदय परिवर्तन, वो करना होगा। वो इतना आसान नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा उससे हो सकता है। और हिंसक आंदोलन की बात अगर हम कहें, तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी हिंसक आंदोलन में भी वक़्त उतना ही लगा है, जितना हिंसक आंदोलनों में लगा है। अब जैसे वियतनाम की बात लीजिए आप, तो वियतनाम ने शुरू किया नॉर्थ वियतनाम से और वियतनाम को सम पर आते-आते करीब 50 साल लगे और उसमें वियतनाम तो बिल्कुल तबाह हो गया। तो और हिंसक आंदोलन में एक ये बात भी है कि आपने आंदोलन तो कर दिया,
आपने तख्ता उलट दिया, खुद तख्त से पड़ा गए। उसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत एक उदाहरण है। तो उसके जो छुटपुट जो क्रांतिकारी थे एनार्किस्ट, वो 1880 1800 उस आसपास में जार अलेक्जेंडर का मर्डर हुआ 1881 में, और 1905 में हिंसक आंदोलन शुरू किया, वो क्रश कर दिया गया। उसके बाद 1917 में केरेंस्की केरेंस्की था सोशलिस्ट, उसने लड़ाई की, उसने जीता। उसके बाद क्योंकि तब तक आर्मी जो थी रशिया की वो हार चुकी थी और बहुत कमजोर हो गई थी। उसके बाद लेनिन आया, उसने जीत लिया आर्मी की वजह से। लेकिन देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके 4 मुख्य स्तंभ थे। क्या थे? ट्रॉट्स्की, कामेनेव, जिनोवेव और बुखारिन। ये चारों के चारों, जब स्टालिन आया, चारों के चारों को मृत्युदंड दिया गया। ट्रॉट्स्की मारा गया मेक्सिको में, जिनोविएव, कामेनेव और बुखारिन को बाज़ाब्ता सजा दे दी गई। तो मतलब कि ये ऐसी लड़ाई हुई कि अपने ही लोग को खा गई। तो ठीक है, ये भी एक बात है कि आप जीत तो गए, मैं जीतने के बाद उसके बाद जो समाज आपका बनेगा, अगर वो हिंसा पर आधारित होगा, तो बहुत ही कड़वा समाज होगा, उसमें भी विभिन्नता रहेगी। और ये जैसे कि कम्युनिस्ट उदाहरण है, सारे के सारे जो उसके मुख्य कम्युनिस्ट थे, वो मार डाले गए। तो यही होता है हिंसात्मक, क्योंकि हिंसा का आंदोलन से लोगों में शांति आ जाए, ये होने को हो सकता है दुनिया में, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आप सबने डॉक्टर कुमार आशुतोष जी को अभी सुना। एक जो बात उन्होंने हम सबके सामने रखी कि भारत देश हो, तो भारत की जो स्वतंत्रता है, वो भी अहिंसक आंदोलन के कारण हुई। दुनिया भर में कई देशों में अहिंसक आंदोलन के कारण स्वतंत्रता मिली, या उस देश की सरकारों के साथ, यानी जैसे कि वंशवाद के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ कोई आंदोलन, तो वो भी जब अहिंसक आंदोलन थे जहाँ पे, वहाँ पे सफलता मिली। दूसरा, हिंसक आंदोलनों से जल्दी सफलता मिलती है और अहिंसक आंदोलनों को वक़्त लगता है, ये भी बात कहीं सच नहीं है। और तीसरा, हिंसक आंदोलन करने के बाद जब जीत जाते हैं, भले ही वो आंदोलन जीत जाए, पर उसके बाद जो एक व्यवस्था बनती है, उसमें भी कई गलतियाँ होती है, उसमें भी वो हिंसा चलती रहती है और हिंसा के तौर पर बहुत बड़ी जनता पर एक अन्याय होता रहता है। तो इसलिए वो कहीं से उपाय नहीं है। तो इन सारी बातों को हम जब किसी भी विषय पे जब हम सोचते हैं, तो ऊपरी सतह पर सोचकर हम कुछ निर्णय ले लेते हैं, कुछ बातों को मानने लगते हैं, अपने मत बना लेते हैं। भारतीयत्व चैनल की तरफ से हमारा आपसे अ, यही एक गुज़ारिश होगी कि ऊपरी सतह पर सोचे बिना आप थोड़ा गहराई से बातों को सोचें और गहराई से बातों को सोचकर अपने मत बनाएँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। आपके जो भी मन में सवाल है या आपके कुछ कमेंट हो, तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिए, ताकि इन बातों पर हम आगे चर्चा बढ़ा सकें। तो आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए हमारे चैनल भारतीयत्व को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुँचाइए। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।